अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 14 बरस गुजर गए बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे बिछड़े हुए, और कहा यह जाता है कि बहुत ही एक जमहूरियत के हवाले से सयाह दिन है, क्योंकि जो जद्दोजहद एक छोटी सी बच्ची जो उस वक़्त कुछ नौजवान बच्ची थी और अपने बाप को आखिरी मुलाकात करने के बाद जब वो निकली थी तो इस अज़म से निकली थी कि अब उसको पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनके वालिद ने बनाई थी, उसको आगे लेकर चलना है। लेकिन क्या मालूम था कि उनको भी इस बेरहमी से शहीद कर दिया जाएगा। 27 दिसंबर 2007 लियाकत बाग और वहां पे जलसे के बाद रुखसत होते हुए उनके ऊपर हमला किया गया और वो शहीद हो गई। बहुत सारी बातें हैं। मैं देख रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है किताब, उस हवाले से उसमें उन्होंने जब लिखा कि वो जब आखिरी मुलाकात के लिए गईं अपनी वालदा के साथ, और वो भी जेल से ही गई थी मिलने के लिए, और वहाँ जिस तरह का उनको सलूक रखा गया जो कि नॉर्मली उनको 1 घंटे की मुलाकात की इजाज़त होती थी, और वो आखिरी मुलाकात जिससे अगले दिन सुबह उनको फांसी देनी थी, आधे घंटे की मुलाकात की गई। और उसमें वो लिखती हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको और उनकी वालदा को, क्योंकि ये दोनों ही गए थे और तो कोई बच्चे उनसे मिल भी नहीं सके थे, और उनको ये कहा था कि अगर आप पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो शायद आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। दोनों बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने, दोनों ने कहा कि नहीं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और हम डट कर मुकाबला करेंगे। वो एक अलग बात है कि कुछ हालात ऐसे बने कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और फिर वहाँ से वो उन्होंने एक अपनी जद्दोजहद जारी रखी, और 1986 अप्रैल 1986 में लाहौर वो आई, और फिर दुनिया ने देखा। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग थे। अभी वो लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने अभी लैंड किया था कि पूरा माल रोड से लेके इकबाल पार्क तक, मीनारे पाकिस्तान तक दुनिया ही दुनिया थी। ये भी सब इन्हीं आंखों ने देखा हुआ है। उसके बाद उनकी जद्दोजहद शुरू हुई। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त जब आई थी 1986 में, तो वो अपने फादर के शेडो में आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करने के लिए आई थी। उसके बाद जब वो दूसरी दफा 2007 में कराची आई, 18 अक्टूबर 2007 को, तो उस वक्त वो एक और ज्यादा मैच्योर्ड, पढ़ी लिखी और एक मंजी हुई सियासतदान थी, जमहूरियत पसंद थी, और 2 दफा वजीर आजम पाकिस्तान की रह चुकी थी, और सोहबतें और परेशानियां और दुख झेल चुकी हुई थी जो कि पाकिस्तान में उन्होंने झेले थे। और उसके बाद एक नई बेनज़ीर भुट्टो हमारे सामने थी, और लेकिन जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की, और जो दुश्मन थे उन्होंने मौका पाते ही वार कर दिया, और वो अब हमारे साथ नहीं रही। आज गड़ी खुदा बख्श में उनकी 14वीं बरसी मनाई गई, और बिलावल भुट्टो ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात की कि काश ये 27 दिसंबर जो है ये अफसोस का दिन ना होता, मातम का दिन ना होता, आसफा ना रोती, उनकी दूसरी बहन वो भी ना रोती, और बिलावल भी ना रोते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जारी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया हुआ है, और ये यकीनन पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा लॉस था। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की, और उसमें उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात बुलंद होने के लिए दुआ की। मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की, मैसेज दिया कि उस दिन ऐसे था कि जैसे उनके अपने घर में फौतगी हो गई। यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत ही सोगवार, मतलब सब के लिए बहुत ही एक तकलीफ दे दिन था, और पूरा मुल्क सोगवार था उस लॉस के लिए।
नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी जो उन्होंने यहाँ बातें की वो भी कुछ करेंगे। दूसरा, राना शमीम साहब एफिडेविट था, उसके हवाले से भी एक नई चीज सामने आ गई, उसकी भी कलई खुल गई कि जनाब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में, जो कि मार्बल आर्च में था, उन्होंने वहां पे जो चार्ल्स गुथरी जो यूके सॉलिसिटर कंफर्म्ड कि वो वहाँ पर मौजूद थे और वो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने दस्तखत किए गए। तो इस चीज़ से भी अब बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब इतलात ये आ रही हैं कि शायद बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब को मज़ीद रुकने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए यहाँ जो भी अप्लाई किया था, मुबैना तौर पर इतलात ये आ रही हैं कि वो मुस्तरद हो गई है रिक्वेस्ट। तो अब उन हालात में किस तरह वापस आना है, डील की भी बातें हो रही हैं, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका भी। और हमारे साथ तैमूर टालपुर साहब, यंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर टालपुर साहब आपके भी वक्त का। अगर इजाज़त दें तो इससे शुरू करते हैं कि बिलावल साहब क्या मैसेज दे रहे हैं अपने साथियों को, अपने जियालों को आज गड़ी खुदा बख्श से, ये जरा सुन लें। जहां इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाई इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है, वजीर आजम भी आपका होगा। जी, तैमूर टालपुर साहब बड़ा वाज़े मैसेज दिया है, और उससे पहले उन्होंने वो और भी बहुत सी बातें की थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या वाकई वक्त आ गया है और 5 जनवरी की तारीख रखी है कि उसके बाद से लाहौर से एक दफा दोबारा, जहां से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी, वहीं से एक दफा दोबारा पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का आज़म भी आज उन्होंने हमें बताया। तो क्या वाकई कुछ सीरियसली काम करने का डिसीजन ले लिया गया है? भाई सबसे पहले तो बड़ा क्लियर एक बात आपको बताता चलूं, ये मैसेज पास अराउंड पूरे पाकिस्तान में हो गया है कि कोई भी सूबा हो, कोई भी जगह हो, पीटीआई की तो कोई जगह नहीं है। अगर आप सिंध की बात करते हैं, सिंध में आपको पता है क्या सिचुएशन है, और दिन ब दिन पीपल्स पार्टी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। न कि सिर्फ देहात में, पर शहरों में भी हमने बहुत सी नई सीट्स ली हैं। काफी लोग हमारे साथ नए आए हैं। तो सिंध का चैप्टर तो बंद है। अब आते हैं पंजाब के ऊपर, जो डिसाइड करता है कि हुकूमत किसकी और कैसे बननी होती है। तो अब पंजाब के अंदर आप अगर किसी से भी पूछेंगे, चाहे क्यों ना वो पीटीआई का ही रुकन हो, बशर्ते कि सिंपल और सच्चा आदमी हो, तो आपको यही बताएगा अब पंजाब में जो मुकाबला है वो नून लीग का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ऑफ कोर्स नून लीग हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, पर इस बार जो है हमने सीटें बड़े दिल से उठानी है पंजाब से। बलूचिस्तान में भी आपने देखा मौलवी साहबान जरा ज्यादा वहां पे आ गए, पीटीआई तो वहां से भी बिल्कुल आउट हो गई, और हम कमजोर कुछ ना कुछ हैं। जो आप बात करते हैं केपी, केपी के, तो अगर हम बात करते हैं वहां पर पता है डिसाइडेड होता है, वहां पे जहां हमारे भाई कहते हैं वहीं पर वोट चले जाते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बनने जा रही है। पीटीआई इज आउट ऑफ द गेम टोटली, वेदर इट्स सिंध, वेदर इट्स पंजाब, वेदर इट्स केपी। तैमूर टालपुर इलेक्शंस कब देख रहे हैं? मतलब देखिए जी, अभी जो हालात चल रहे हैं जमीर भाई, जो हालात हैं गुर्बत के, जो करप्शन की इंडेक्स, जो हमारे नियाजी साहब कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची जो इंफॉर्मेशन है वो आपको
मिलती है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी हिस्ट्री का करप्ट तरीन जो सियासतदान, जो प्राइम मिनिस्टर बना, वो इमरान खान न्याजी है। और उसके बाद से लोगों के सामने ये बातें, पहले वो मान नहीं रहे थे एमनेस्टी की, पर जिस तरह से करप्शन बढ़ती गई, जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, जिस तरह से झूठ पर झूठ न्याजी साहब बोलते गए, अपनी आवाम का उल्लू बनाते गए, तो अब लोग इनसे तंग हैं, इनसे तंग हैं। बिल्कुल तैमूर, अगर इजाजत दें तो मैं सेनेटर गौस न्याई साहब की तरफ भी जाना चाहता हूं, ताकि पीएमएलएन का भी वर्जन अभी ले लें। आपकी मौजूद है, मालूम है आप बहुत मसरूफ हैं और खासतौर पे इतना बड़ा जलसा और फिर आपके बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन बिलावल साहब ने जो छुप छुप कर डील करने की बात की, सेनेटर गौस न्याई साहब आप भी सुन लें, मुसर्रत साहिबा आप भी सुन लें, तो फिर मैं चाहूंगा कि सेनेटर गौस न्याई साहब के बाद मुसर्रत साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं और फिर तैमूर साहब की तरफ जाऊं। जो छुप छुप के डील के सियासत करते हैं, उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। गरीब खुदा बख्श गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत का सरचश्मा अवाम में यकीन रखती है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रवैया नहीं अपना सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रवैया नहीं अपना सकती। अब सेनेटर गौस न्याई साहब, आपकी लीडरशिप ने यकीनन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से पैगामात दिए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल काफी बात हो रही है और ये पीएमएलएन जो है वो कह रही है शायद पीपल्स पार्टी कोई डील कर रही है, और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि पीएमएलएन डील कर रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा पीएमएलएन की बातचीत हो भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा रुकवा दिया गया लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब ने कि नहीं भाई कोई इस किस्म की बात नहीं है। तो सूरत हाल एक्चुअली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर साहब, एक तो आज बेनजीर भुट्टो साहब की बरसी है। हमारे बात जो हमारी लीडरशिप ने दी, और हमारे भी वही जज्बात हैं जो हमारी लीडरशिप ने दिए। यकीन वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हुआ। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी विजन वाली लीडर थी। इस दिन उसने शहादत पाई और पाकिस्तान काफ़ी पीछे चला गया, और जमहूरियत का जो सफ़र पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने जो एक शुरू किया हुआ था, उसको एक धचका लगा। लेकिन हमने एक वायदा किया था 2005 में या 6 में, इसहाक की जमहूरियत, जिस पे जमीर साहब मैं बताऊं कि कम से कम मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहूँगा कि उस पे कायम है। अभी बिलावल साहब ने जो बात की है कि जो छुप छुप के डील करते हैं, वो उन्होंने कोई नून का नाम नहीं लिया। उन्होंने जस्ट एक, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि एक वसीतर नज़र में एक बात की है कि लोग चुप चुप के डीलें करते हैं और हम तो शहीद होते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। पर एक उन्होंने एक बात की, यकीनन उस पर कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून की तरफ देखा। तो मैं ये कहूँगा कि आपने खुद ही अपने बयानी पहले कह दिया है कि जी मियाँ साहब ने रोक दिया है। तो मियाँ साहब तो आप जो ट्वीट भी किया है बेनजीर साहब के वफात पर, इसी यौम शहादत पर, उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाल्लाह जो जमहूरियत को जो सफ़र हमने इकट्ठे तय किया था, मैं उसी को कायम रखने के लिए और पाकिस्तान में सही सिविलियन सुपरमेसी के लिए, जद्दोजहद के लिए मैं जिंदा हूँ, या मैं अपनी जिंदगी में उस पर पाबंद रहूंगा। चले, बिल्कुल सही फरमाया। यानी कि ये जो तासुर और ये पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में ये जो बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। कोई भी पार्टी, चाहे आप हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, डील नहीं कर रही। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बिलावल साहब तो कहते हैं कि बस जिसको कहते हैं कि बिल्कुल तैयारी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब दीवार पे लिखा हुआ है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। तो आपको क्या लगता है? दूसरी जाने पीएमएलएन भी बड़ी एक्टिव है, 23 मार्च की डेट आई हुई है महंगाई मार्च के हवाले से। तो पीटीआई क्या देख क्या रही है? मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि 27 दिसंबर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बड़ा अफसोसनाक तरीन दिन था, और हम सारे ही एज ए पाकिस्तानी, और चूंकि जो मैं खुद एक फीमेल पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो हम सारे दुखी हुए। अब हमें बात करनी है, अभी जो फरियाल तालपुर साहब जो बात कर रहे थे, सॉरी तैमूर बात कर रहे थे, तैमूर बात कर रहे थे उसके ऊपर।
देखिए, सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन ये कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहतरमा शहीद हुई और उसके बाद फौरन ही इनकी गवर्नमेंट आ गई थी। तो मोहतरमा बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं। उनकी शहादत, उनके जो जिन्होंने उनको शहीद किया, 14 साल हो गए इनको। पहले इनकी फेडरल गवर्नमेंट थी, उसके बाद सिंध में आज भी है। सिर्फ शहादत के दिन मजमा इकट्ठा करके और उसमें भी अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए स्पीचेस करना, मेरा ख्याल है कि ये उन शोदा के साथ भी ज्यादती है। एक बात। दूसरा, मैं कुछ सवाल रखूंगी, उसका मैं चाहूंगी कि मुझे लॉजिकल आंसर दिया जाए। जी। मोहतरमा बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम थी, भुट्टो साहब थे, आई एग्री। हमारे सियासी इख्तलाफात जितने भी हों, उन्होंने सियासी जिद्दोजहद की, वो इस मकाम पे पार्टी को लेके आई। उनके वालिद साहब के बाद कोई डिक्टेटर भी इस पार्टी को खत्म ना कर सका। लेकिन जरदारी साहब को अपना सीवी अवाम के आगे रखना पड़ेगा कि मोहतरमा के शोहर के अलावा, भुट्टो साहब के दामाद के अलावा, उनकी परफॉर्मेंस ये कि जिसको कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर जिस जमात को खत्म ना कर सका, फेडरल जमात को सिंध की, इंटीरियर सिंध की जमात बनाने में जरदारी साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि आज वो इंटीरियर सिंध की जमात रह गई। दूसरा, एक चेयरमैन और एक को चेयरमैन, और बातें कर रहे हम खेमे लगाएंगे। ये शहीदों का जो मैनिफेस्टो था, उसके ऊपर इन्होंने अचीव क्या किया? बेहतर होता कि बिलावल अपने नाना के जो वादे थे, उनकी वालदा की जो स्ट्रगल और वादे थे, वो कितने पूरे करके गए, और इन्होंने उसमें आगे 14 साल, बहुत बड़ा अरसा होता है जमीर साहब परफॉर्म करने के लिए। 14वां साल है सिंध के अंदर इनकी हुकूमत का। और फिर ये इस वक्त इनको अगर सिंपैथी तब मिलेगी अगर इनका वोटर और सपोर्टर ये मान लेता कि इन्होंने उन शहीदों के साथ, उनके वादों के साथ, उनकी स्ट्रगल के साथ इंसाफ किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कोई इंसाफ नहीं किया। खेमे लगाने का मतलब ये है कि जो 100 कनाल का यहाँ पे बिलावल हाउस है लाहौर के अंदर, ये डोनेट करेंगे अपने वर्कर्स को, आवाम को। तो इन्होंने रोटी कपड़ा मकान का खाली नारा दिया, उनसे छीनी। दूसरा, क्या ये मुसर्रत साहब, मेरे ख्याल में वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अंदर क्या ये डोनेट करेंगे? मैं कंप्लीट कर लूं जी, उतना ही मुझे टाइम दे। मुसर्रत साहब रहेगी बात, बिल्कुल। एपीके के अंदर आज भी पीटीआई का इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, वोट हमारा सबसे ज्यादा है। अब विलेज काउंसिल के अंदर भी, तहसील काउंसिल के अंदर भी, आप ना 3 में ना 13 में, सिंध में हम आपको सरप्राइज देंगे, क्योंकि कचरा हम उठा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रेंजर्स ने संभाली हुई है। आप जो कर रहे हो वो अवाम देख रही है। 27 दिसंबर को मजमा लग जाता है, बिकॉज बहुत बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी सारे दुखी हैं। उसके बाद आप उनकी बर्थडे के ऊपर लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रगल की थी, वो उनकी एक सियासी तारीख है। इन दोनों बाप बेटे को बताना पड़ेगा पॉलिटिकली इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया। चलें, अगर आप इजाजत दें मुसर्रत साहिबा, मुसर्रत साहिबा अगर आप इजाजत दें तो मैं तैमूर तालपुर से चाहूंगा कि पूछ लें, क्योंकि आखिरी सवाल कि हम जरदारी के शुक्रगुजार हैं कि इनकी अनथक मेहनत की वजह से जो फेडरल जमात थी वो रीजनल बनी, और हमें चलें, आप ये पहले भी कह चुकी हैं। तैमूर तालपुर साहब, प्लीज अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि मुझे मालूम है प्रोग्राम के बकिया हिस्से में शायद आप हमारे साथ ना होंगे। जी तैमूर। देखिए जी, ये तो एक मिथ थी जिसके थ्रू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट किया गया, जबरदस्ती लड़ा कर जिस तरह से रिग करके इलेक्शन जीती। इनके आरटीएस सिस्टम ने क्या काम किया, तो ये जो आरटीएस की पैदावार है, ये मेरे ख्याल से हक नहीं रखती किसी पे इस 3.5 साल की गवर्नेंस के बाद कोई किरदार कुशी करने का। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बोरदार साहब जैसे लोग नहीं है, हमारे पास मुराद अली शाहजहां साहब जैसे लोग हैं, और सिंध आज वो वाहिद सूबा है जो परफॉर्म कर रहा है। सिंध वो वाहिद सूबा है जो आज कोयले से बिजली बना के और ट्रांसफर कर रहा है नेशनल ग्रिड में। इनके पंजाब में भी बिजली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से आ रही है, और इनके इलाज कराने के भी लोग हैं जो मजबूरन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हालांकि आप उनको वेलकम करते हैं, वो इलाज कराने भी केपी के बलूचिस्तान और पंजाब से आते हैं, और सिंध में हम उनका मुफ्त इलाज कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक बात है इनकी फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो आप प्रेजेंट से देखते हैं ना। जो जमात हुकूमत में रहते हुए 14 में से 12 इलेक्शन में हार गए बाय इलेक्शन, माने अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। जो पूरे केपीके में हर जगह से सिटिंग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, प्रोविंशियल इनके वफाकी वुज़रा की जो होम डिस्ट्रिक्ट से, वहां से अवाम ने इनको लाद के निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल से इस पे तो बहस होनी नहीं चाहिए कि पीटीआई जमात थी, इसका फ्यूचर कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और आप देखिएगा
जिस तरह से सिंध में लोग हमें मिन्नतें कर रहे हैं कि इनकी जमात हमें छोड़नी है, जिस तरह से पंजाब में इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये 13 और 3 नहीं, पर ये 0 से लेके 100 तक इनकी कहीं गिनती नहीं आनी है। मेरी नेक तमन्ना जरूर है, मेरी दुआ जरूर होगी कि अल्लाह इमरान नियाजी को कुछ हिदायत दे, अल्लाह कुछ इनको समझाए कि ये पैसा खाना मेहरबानी करके बंद कर दे। एक फैक्टर बड़ा अहम था कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, और उस वक्त अरूज पर थी, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, और उसके नतीजे में 2013 में पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट थ्रेट्स दी गई कि 2013 के इंतखाबात में आप पंजाब और केपी में तो कम से कम आप कैंपेन नहीं कर सकते। तो वाज दैट वन फैक्टर जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी बिल्कुल 2013 के बाद हमें नजर नहीं आई पंजाब में? बिल्कुल जी, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट दैट वाज नॉट द मेन फैक्टर। एक ऑफ कोर्स मैं मानना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ ने जो गवर्नेंस की, उसने भी बहुत अच्छी गवर्नेंस की, जिसकी वजह से उनका भी हमारा काफी वोट बैंक कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ नून लीग की तरफ, और हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारा वोट जो है डाइवर्ट हुआ पीटीआई की तरफ, जो अब वापस आ गया है। आपने देखा, हमने खानेवाल के इलेक्शन में 6000 को छोड़ के और भी 16000 वोट लिए। हमने लाहौर की सीट पे 33000 वोट लिए, और पीटीआई की इतनी हालत खराब हो गई कि उन्होंने जान के कैंडिडेट को इस तरह से खड़ा किया कि विड्रॉ हो जाओ ना। आप ये बात मान सकते हैं कि कोई जमात किसी कैंडिडेट को खड़ा करे और वो और उसके कवरिंग सारे उड़ जाए? तो इनको पता था ये लाहौर में इतनी मार खाते, सियासी मार की बात करूं, इतनी सियासी मार खाते कि फिर इनका शहरों में निकलना जो है वो बंद हो जाता। तैमूर तालपुर साहब, एक सवाल मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने जो उठाया, प्लीज काइंडली वो भी रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ख्याल था कि कोई डिक्टेटर पीपल्स पार्टी को तबाह या कन्फाइन नहीं कर सका सिंध में, जो कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कर दिया। नहीं जी, देखिए, बड़ा सिंपली और क्लियरली अगर हम हमारे पिछले 13 साल की हुकूमत की गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आप देखें कि हमने 2008 में कितनी सीटें उठाई, हमने सिंध में अगली 2012 में कितनी उठाई, और हमने अब कितनी उठाई। अब तो तकरीबन पूरा सिंध ही वन साइडेड हो चुका है, और हमने अपना कॉन्सेंट्रेशन सिंध से हटा दिया, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन ओवर हियर। हमने अपना कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट किया है पंजाब और दूसरे सूबों में, जो कि आपने उसका रिजल्ट देखा। आपने देखा किस तरह से वोट हमारे वापस आए। जो हमारे दोस्त बैग के पीटीआई की तरफ चले गए थे, वो माफिया मांग मांग के वापस हमारे पास आ रहे। तो अब गेम चेंजर होगा। हमने इस जमात को पहले से ज्यादा मजबूत किया है, और आगे आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह हम उभर के आएंगे नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आप, मुझे मालूम है कि आप की मसरूफियात हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुझे चीमा साहिबा और सेनेटर गौस नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या PMLN के हवाले से जो बातें आ रही थी, जो पावर कॉरिडोर्स में, और मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम भी बाकायदा लिया जा रहा था कि अब वो वजीर आजम होंगे, तो अब क्या वो मामला खटाई में पड़ गया या अभी भी कोशिशें जारी हैं? और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है, उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सच्चाई है, क्योंकि इरफान हाशमी जिनकी ये खबर है, वो कह रहे हैं कि 4 महीने से या कुछ अरसे से उनके पास ये खबर मौजूद थी, और उन्होंने बाकायदा तहकीक करने के बाद ये खबर दी, जो कि बाकायदा छपी, और वो अब तैयार हैं किसी भी कोर्ट में, और कोई भी वो चैलेंज लेने को तैयार हैं कि कोई इस खबर को चैलेंज कर दे कि राना शमीम साहब ने दस्तखत जो है मार्बल आर्च के दफ्तर में मियां नवाज शरीफ साहब के सामने किया था एफिडेविट पे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये कल एक खबर छपी, राना शमीम साइंड एफिडेविट इन नवाज ऑफिस रिवील्स नोटरी, और जिनकी ये खबर है, उन्होंने, आज मैं सुन रहा था एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी अदालत में ले जाएं, चैलेंज कर लें, कर दें, मैं इस पर कायम हूं, और वरना कहते कि वो खबर ही ना करते अगर उनके पास ठोस शवाहिद ना होते। न्याय साहब, ये मामला क्या है? मतलब पहले डिनाई करते रहे और सिर्फ ये कहते रहे कि एक इंडिपेंडेंट रिप्यूटेड जज का एफिडेविट है और अदालतों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो अब ये सूरत हाल बदल रही है, क्या कोई परेशानी की बात नहीं पैदा होती इस हवाले से?
नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि राना शहीम का जो बयान हल्फी है वो उस पे कायम है और वो कहते हैं हकीकत है। वो कहते हैं जी मैंने खुद लिखा है और नोटिस पब्लिक भी यही कहता है, जो चार्ल्स कतरिया है उसने कहा कि मेरे सामने और बिल्कुल राना शमीम साहब होश आवाज में थे और मैंने उसको टेस्ट किया है। अब बात आती है कि साहब जो ट्रिब्यून में एक आर्टिकल छपा है कि जी मैं तैयार हूं, तो अगर उनके पास कोई इंटरव्यू या कोई सबूत होता तो वो लाते। ये जो जियो के जो एक मुर्तजा साहब थे, जो जॉन साहब थे, जिन्होंने इंटरव्यू किया था चार्ल्स कतरी का, उन्होंने फौरन ऑन एयर कर दिया। अगर इनके पास है तो इनके पास अपना चैनल है, ये फौरन क्यों नहीं करते इस पर? देखो हर चीज को एक बिगाड़ दिया जाता है हकीकत, और फिर उसको तोड़ मोड़ कैसे बयान किया जाता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी न रहे। ये एक हमारे मुल्क में यही सियासत हो रही है कि झूठ बोले तो ना झूठ बोलो कि लोग सच समझने लगे। अब राना शमीम, अच्छा सपोज मान लेते हैं कि ये साहब का ऑफिस में हुआ, तो बयान हल्फी तो राना शमीम साहब का है ना जी, वो तस्लीम कर रहे हैं सर। लेकिन फैक्चुअली जिस जज का नाम लिया गया था उसमें वो जज तो उस वक्त उस बेंच पर भी नहीं थे। उसका जवाब राना शमीम साहब देंगे ना जी, कोर्ट की केस है। सही तो सारा मैं एफिडेविट के एक एक लफ्ज पे कायम हूं और मैं उसकी गवाही दूंगा। सही, तो वो राना साहब देंगे, चूंकि कोर्ट पे केस है, ज्यादा इसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये जो बातें उसने की हैं, अब देखो जितने जज साहबान रिटायर हो गए, बल्कि कुछ तो जज भी इस सर्विस हैं जी। काजी फाइज साहब का फैसला पढ़ लें या जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो वो अपना स्टेटमेंट देख रहे हैं या तकारीर देख रहे हैं, जब वो जस्टिस थे, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो मेरे ख्याल में चीज और जो जज रिटायर हुए जस्टिस इजाज उल हसन साहब जो 2015 में रिटायर हो गए थे, कि क्या कुछ इजाजतों के साथ होता है, उनसे मेरे ख्याल में अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए तो जो शमीम साहब हैं इनका हलफनामा सच लगता है और वो खुद कायम है। सही, बिल्कुल। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एक कंट्रोवर्सी बन गई है आज राना शमीम साहब के हवाले से। एक और भी खबर आई कि शायद मुबैना तौर पर इट इज एलिज्ड, कंफर्म नहीं जराए से, कि जनाब उनकी कोई एज का भी उन्होंने कोई गलत दिया हुआ था, कोई 1946 की उनकी पैदाइश थी जो उन्होंने 1950 लिख कर दी किसी अपॉइंटमेंट के लिए। अब एक कंट्रोवर्सी बन चुकी हुई है, मामला अदालत में भी है, लेकिन ये जो खबर अखबार में छपी है इसके बाद और जो मामला हमें इतलात आ रही हैं कि जनाब शायद जो रिक्वेस्ट थी, जो एप्लीकेशन दी थी मियां नवाज शरीफ साहब ने रिगार्डिंग पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है, तो उस हवाले से अब क्या आप लोगों की तैयारियां हैं कि अगर वो आते हैं जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि अब वो आएंगे वापस, तो क्या वो तो टफ टाइम मिलेगा फिर? पीएमएलएन आपको बहुत टफ टाइम देगी। देखिए ज़मीर भाई, सबसे पहले तो इन्होंने क्या टफ टाइम देना, मैं स्टार्ट करूंगी कि इनका जाना ही क्यों था। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि सवाल ये किया जाना चाहिए, डिबेट इस पे होनी चाहिए, क्या जिस तरह इन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी कोर्ट्स के अंदर, इसी तरह इन्होंने ट्रीटमेंट ट्रेल भी कहीं नहीं दिखाई। कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है, लंदन में या कहीं, जो हमें पता चला हो कि ये ट्रीटमेंट थी, ये मेडिसिन खाई, इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इट वॉज ओनली हवाखोरी। तो मेरा ख्याल है हवाखोरी के लिए पाकिस्तान में बड़े बहुत अच्छे मकामात हैं, लंदन के अलावा सेहत अफजा मकामात। इनका जाना भी एक सवालिया निशान था और उसने इनका सियासी कद काट दफन किया। लेकिन ये आती हैं, पहले भी डील करके जद्दा गए, नहीं माने कि हमने की है, अपने वर्कर से भी और अपने उन दरीना साथियों से भी जो कोड़े खाते रहे, जो सोते सहते रहे और खुद ये इंजॉय करते रहे। अगली बात जहां तक रह गई, इनका जाना भी शर्मनाक था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया को ये झूठा बीमारी का बहाना बना के जिस तरह से अपने मुकदमात को फेस ना करके ये भागे, तो इनके आने में क्या दमखम होगा। और आने की हकीकत आपको पता है, वो खुल के सामने आ गई है मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू। वो जो मरियम मीडिया सो कॉल्ड सेल है, वो इस चीज को एक बहुत बड़े बहादुरी की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह नहीं होता कि आप पहले भागे हो और जब वहां से वो आपको भगाने लगे हो तो ये आएंगे, इनसे हमने क्या डरना। अगली जहां तक रहेगी बात, जो राना शमीम वाली एपिसोड है, इंतहाई अफसोसनाक। ये वो एपिसोड है सिसिलियन माफिया की, अच्छी तरह से ये वाली एपिसोड डिफाइन करती है कि ये माफिया है क्या। इसमें दो पहलू मुझे समझ आते हैं कि इस साहब को, राना शमीम जिनका नाम है, 3 साल बाद होश आई और वो भी लंदन में नवाज शरीफ के ऑफिस में होश आई और एफिडेविट साइन करा इन्होंने। उसके बाद
जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है बहस करना भी फजूल है कि उनके अपने बेटे ने जिस तरह से माशाल्लाह वो एप्पल जूस पीते हुए जो कहानी उन्होंने ओपन कर दी थी, आपको पता है कि वो इनके जो सिंध का जो लॉयर विंग था उसके वो ओहदेदार थे, नायब सदर थे, और उनको ख्वाब है कि कभी ना कभी सो कॉल्ड जो अपने वालिद मोहतरम के लॉयर भी हैं, मशहूर जमाना एप्पल जूस वाले, उन्होंने जो अच्छी तरह से कहानी खोल के रख दी थी नौसरबाजों की, वो क्या थी कि जी वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बन जाएंगे या हो सकते थे। तो ये वो मुफाद परस्त टोला है जिन्होंने हमेशा कोर्ट्स को, कानून को अपने जाति उमरा की लौंडी बनाए रखा, अभी ये कोशिशें पूरी कर रहे हैं। अब मैं जो अर्ज करूं कि ये वजीर आजम घरों के अंदर ही खेलेंगे। अब ये इंशाल्लाह जाति उमरा के अंदर कभी वो भतीजी बनेगी जो खुद नायल है, कभी वालिद मोहतरम को बनाएंगी जो अहल है, जो MP MNA नहीं हो सकते, कभी ये चचा को नॉमिनेट करें। इट्स अ फैमिली बिजनेस ना हो। जहां तक सीरियसनेस की बात है, मुल्क की जो सियासी, मेरी बात सुन लेना जी, उसमें तो मैं इनको कहीं नहीं देख रही। वजह यह है कि इनके वर्कर्स को भी, जो इनके साथ अटैच लोग हैं, उनको भी पता है कि ये किस तरह से ये फ्रॉड करके गए। और मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम को होश में समझती हूँ, होशमंद समझती हूँ। इंशाल्लाह करेंगे इनके झूठे प्रोपेगेंडा की वजह से, इनके पाकिस्तान को मुसर्रत साहिबा, मैं झूठ बोलने की वजह से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डॉज करने की। चलें मुसर्रत साहिबा, लेकिन सवालात यहां पे आपकी हुकूमत पर भी उठते हैं कि बीमारी के हवाले से या जो भी है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट लेवल तक जो है बात की, और अब वजीर आजम अपनी निजी महफिल में ये कह रहे हैं कि अब वो एक चोर है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, और वो थोड़ी सी बेचैनी भी है कि ये कहां पे कोई ये मैसेज देने की, क्या मतलब कहीं पे वाकई कोई डील वील करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो गई थी या रुक गई है, मामला है किस लेवल पे? अच्छा जमीर साहब, लेट मी टेल यू वन थिंग। इस बंदे की देखें, अब आज आपने टॉपिक रखा है, ठीक है, आप मुझसे सवाल करें तो मैं इसका जवाब दूंगी। जब हमारी इंटरनल मीटिंग होती है, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मरियम मीडिया सेल की पहुंच वाकई बड़ी दूर तक है। और इसमें मैं एक पहलू और भी सामने रखूं, शमीम साहब से भी हमें, राना शमीम से भी हमदर्दी, क्या पता उनकी भी कोई वीडियो हो जो वो लंदन पहुंचे 3 साल बाद, उन्होंने इस तरह का एक एफिडेविट साइन किया जिसमें उनकी अपनी साख भी बहुत ज्यादा डैमेज हुई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें हमारे लिए इस शख्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि पनामा के अंदर और पेंडोरा बॉक्स के अंदर और दुनिया जहान की करप्शन के जो इन्होंने अंबार लगाए हुए हैं, ये आए और आके कोर्ट्स के अंदर अपने केसेस को फेस करें, इसलिए हमने इनको डिस्कस किया और करना इतना ही। उससे ज्यादा जब ये इस मुल्क में मौजूद थे, ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ये हटे, उसके बाद हम इनको 18 के अंदर शिकस्त देके आए। आज इनकी सियासी इतने बोने जमीन के अंदर गड़े हुए सियासी कद अपने आप सियासत को दफन करने वाले जो मुसर्रत साहिबा, लेकिन मुसर्रत साहिबा माजरत से, लेकिन PMLN की वाइस प्रेसिडेंट हैं मरियम नवाज साहिबा, और उनकी ऑडियोज जो लीक हो रही हैं खासतौर पर मीडिया के रेफरेंस से, तो वो भी तो कोई लीक कर ही रहा है ना, कम से कम वो उसका क्रेडिट तो आप ले लें कि आप लोग बता रहे हैं कि जी हम ये लीक कर रहे हैं। नहीं, हम इस तरह की क्रेडिट नहीं लेते। ये भी लीक, उसकी भी एक वजह, इसके ऊपर भी इसको इस तरह से आप एंगल दे सकते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलें एंगल फिर ब्रेक के बाद दे लेते हैं, अगर इजाजत दें तो। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं चाहूँ फिर सेनेटर गौस न्याई साहब भी इस पर रिप्लाई कर दें कि अगर मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियोज लीक हो रही हैं तो उसके पीछे भी तो कोई हाथ है, कौन कैसे क्यों कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर गौस न्याई साहब, अगर इजाजत दें तो मैं चाहूंगा कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा अपना एंगलिंग वाला आर्गुमेंट पूरा कर लें, और मुसर्रत साहिबा ये बिलावल साहब ने एक मुख्तसर सी और बात की है, ये भी जरा सुन लें ताकि दोनों का आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं चाहूंगा कि गौस न्याई साहब उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बिलपुटे पेश कठपुतली का मुकाबला करेंगे, और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है तो वो शहीदों का जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जी मुसर्रत साहिबा।
मैं ये बात कर रही थी कि देखिए मरियम के ऊपर ये भी इल्जामात हैं और बड़े सीरियस नौयत के हैं कि इन्होंने अपने भी जो पार्टी के सारी जो टॉप लीडरशिप है उनकी भी वीडियोस इनके पास मौजूद है, कुछ लोगों की बाहर आई भी। ये भी बहस थी कि ये मरियम ने ही लीक की थी, बिकॉज शायद ये जो भी पार्टी छोड़ने की बात करता है तो मरियम साहिबा के पास मटेरियल है कि ये उनको रोक सके ब्लैकमेल करके। तो क्वाइट पॉसिबल कि इन्हीं के लोग देखें, ये वॉइस नोट्स जिनको भेज रही थी वो हमें, मुझे, आपको, पार्टी के लोगों को नहीं भेज रही थी, ये अपने कुछ लोगों के थ्रू मीडिया सेल को ऑपरेट करती थी ना, तो वहीं से लीक हुए हैं। अगली हो सकता है, मैंने ये साथ जरूर लगाया कि हो सकता है। सही। अगली बात, ये जो कठपुतली की बात कर रहे थे ना आप, उनके बोलने से लेकर के, मैंने तो पहले तैमूर से पूछा था कि इस शख्स की जो चेयरमैन एंड को चेयरमैन दोनों अशखास, सिवाय भुट्टो का नवासा और बेनजीर का बेटा होने के अलावा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है सियासत के अंदर, इसकी स्ट्रगल क्या है? कठपुतली वो होता है जो झूठे फेक एक वसीयतनामे के ऊपर जिसको पार्टी प्लेट में रख के मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक स्ट्रगल के थ्रू आए हैं लाइफ के अंदर, जब उनकी टीन एज थी तब से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार बेपनाह हर रोल के अंदर जो जो रोल उनका रहा उसमें कामयाबियों से नवाजा। कठपुतली वो होता है जिसको कोई स्पीच लिख के दे दे और उसको उस कंटेंट का मतलब ना पता और वो आके दाग दे। उन्हें कठपुतली जिसको ठीक तरह से कहना नहीं आता वो दूसरे को कहते हुए, ये सियासी बोने, ये वो सियासी बोने हैं जिन्होंने अपनी सियासत का गड़ा खोदा, पीडीएम बना के एक कंटेनर के ऊपर चढ़ के एक दूसरे के गानों के ऊपर परफॉर्म करके और अवाम के आगे अपने आप को एक्सपोज किया। मैं ये अर्ज करती चलूं, हमारे पास एक ही मैंडेट है, हमारा सिलेक्टर है सिर्फ हमारी पाकिस्तानी अवाम, 22 करोड़ अवाम। वो हमें लेके आए हैं, दोबारा हमें वो लेके आएंगे तो हम आ जाएंगे। और ये वो जमात है जिनका 700 एमएनए का कैंडिडेट लाहौर के अंदर वोट लेता है, जिनकी जमानतें जब्त होती हैं और ये फैसला लगाने की बातें कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं सेनेटर गौस न्याई साहब से भी जरा कमेंट ले लूं। गौस न्याई साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने कि जी वो बहुत सारी वीडियोस रखती हैं अपने पार्टी मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो ऑडियो नोट्स लीक हुए ये भी तो आप ही के लोगों ने लीक किए होंगे जो कि मीडिया को कंट्रोल करने के और मीडिया के हवाले से थे, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से। और दूसरा, क्या अगर पीपल्स पार्टी एक मूवमेंट शुरू करती है तो पीएमएलएन और दीगर जमातें भी उसमें हिस्सा डालेंगी? बिल्कुल, हम तो हमारा मिसाक की जमहूरियत है, हम जरूर से डालेंगे। लेकिन पहले उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है खत्म हो चुकी है और ये भगोड़े हैं और डील करके गए हैं। डील किससे करते हैं? डील में पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी और वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, तो उसका मतलब आपसे डील हुई है। अगर डील हुई है तो फिर बता दे लोगों को कि ये हमने साइन करा है और ये हमारा वायदा हुआ है, हमने खुद भेजा है और भेजा भी नहीं खुद है। अब देखो यास्मीन राशिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के देख लें, खुद अपने रिपोर्ट बनाए थे। फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वजीर सेहत है वफाक में, उसने भी की कि मियां साहब बीमार हैं, इनको जाना चाहिए, उस पर उन्होंने भेजा और अब ये डील के इल्जाम लगा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि जी मरियम बीबी और मियां साहब की सियासत अब खत्म होने जा रही है, ये गलत बात है। ये अपने दोबारा सोचें। आप देख रहे हैं इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में 10 दफा मरियम बीबी का नाम लिया, 15 दफा मियां नवाज शरीफ का नाम लिया। तो जगह तो आप जितना भी हमें ऑफ एयर कर लें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लें, पूरे मुल्क में जो डिस्कस हो रहा है वो मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा साहबा कोई डिस्कस हो रहे हैं। आप जितना हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं उतनी जोर से हमारी कुव्वत से जो पार्टी है उभर रही है और पूरे पाकिस्तान में वो छा रही है। आपने अपना रिजल्ट जो देख लिया, 9 साल हो गया आपको केपीके में हुकूमत करते हुए, और वहां आप मौलाना फजल रहमान साहब जिसके आप ठट्ठे उड़ाते थे और अलकाब से नवाजते थे इमरान खान। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? वो अगर असाइलम का भी इशू उनके लिए बन जाता। मियां साहब जो ही डॉक्टर जा देंगे इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे और हो सकता है 1 महीने के अंदर वापस आ जाए। और वो तो बेताब है कि मुझे पार्टी कहे और मैं अपना इलाज छोड़ के वापस आ जाऊं। अच्छा, पार्टी कहे तो वो अपना इलाज छोड़ के आ जाएंगी। बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, तो ये तो अभी एक अच्छी खबर है कि वो इलाज छोड़ के भी आ जाएंगे। और देखिए ना, वो इलाज के लिए गए थे,
अभी देखें इन्होंने ये इलाज शुरू हो जाएगा दोबारा, अगर इनको वीजा वहां पे मिल गया, ये वहां पे स्टे इनका कंटिन्यू हो गया तो इलाज जारी रहेगा। चले, अगर continue गौसनियाई साहब नहीं हुआ- कुछ गौसनियाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप कभी भी सियासी पनाह नहीं लेंगे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। वो ये कभी सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और सेनेटर गौसनियाई साहब। नाज़रीन अब तक कहीं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।